दुनिया में 99% प्लेन्स जो आज आसमान में उड़ रहे हैं उन्हें सिर्फ दो कंपनीज बना दी है, बोइंग और एयरबस। लेकिन 1980 से हमारे देश के अंदर प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। इसके बावजूद आज तक कोई भी बड़ा पैसेंजर प्लेन हमारा देश बना नहीं पाया और इस 99% की डिओपोली के अंदर 1% हिस्सा भी एक्वायर नहीं कर पाया। तो ऐसा हुआ क्यों और क्या इंडिया कभी फ्यूचर में इस मार्केट में ब्रेक थ्रू कर पाएगा? आज इस बात को हम समझेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश के अंदर रिसोर्सेस या टैलेंट अवेलेबल नहीं है एक अच्छा पैसेंजर जेट बनाने के लिए। राइट एनवायरनमेंट के साथ में हमारे देश के डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्लेन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है एविएशन मार्केट की, जिसे आज की डेट में किसी कार्टेल की तरह चलाया जाता है जहाँ पर बाहर वालों को एंट्री नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी उन बाहरी लोगों में से आता है जिन्हें इस कार्टेल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इसे कार्टेल क्यों कह रहा हूँ और उससे पहले ये जानेंगे कि ये कार्टेल बना कैसे। बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनीज जो आज 99% मार्केट शेयर कर रही है, इसके डिओपोली बनने के पीछे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री जुड़ी हुई है। 1918 में बोइंग की शुरुआत यूएसए में हुई और ये एक बहुत ज्यादा इनिशियल प्लेयर बन चुके थे एविएशन मार्केट के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट्स ये सारी चीजें बोइंग बनाती थी और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी ये काफी लंबे समय तक रही। जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर पहुंचा तब बोइंग एक पार्टनर से बहुत ज्यादा बन गई और वॉर के लिए यूएसए गवर्नमेंट को कई मॉडर्न एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, जेट लाइनर्स की जरूरत थी, बॉम्बर्स की जरूरत थी और उस जमाने में $100 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग बोइंग के अंदर की गई ताकि वो सारी चीजें डेवलप कर पाए। और वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते बोइंग और यूएस गवर्नमेंट के रिलेशंस इतने स्ट्रांग हो गए, आप ऐसा भी कह सकते हो कि बोइंग डायरेक्टली एक गवर्नमेंट का भाग ही थी। इसी सेम समय पर यूरोप के अंदर कई सारे देश अपने छोटे एविएशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी वॉर्स के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और छोटे मोटे इनोवेशंस इनकी तरफ से भी देखने में मिले। लेकिन बोइंग जितना बड़ा बन गया था और जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल सपोर्ट इस कंपनी को था, इसे यूरोप की कंपनीज भी मैच नहीं कर सकती थी। आखिर जर्मनी, फ्रांस और यूके ने डिसाइड किया कि वो अपनी तीनों छोटी एविएशन कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एविएशन मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे और इस तरीके से एयरबस का फॉर्मेशन हुआ। यानी एयरबस और बोइंग ये दोनों ऐसी कंपनीज आज दुनिया में मौजूद है जिनके गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है और बहुत बड़े स्केल पर पैसे और रिसोर्सेस इन दोनों कंपनीज को मिले हैं। इनफैक्ट दोस्तों, आज के देश में भी बोइंग यूएसए का सेकंड बिगेस्ट लॉबिंग एजेंट है और हर साल यूएस के अंदर $250 मिलियन की लॉबिंग करते हैं। आप में से जिन लोगों को पता नहीं लॉबिंग क्या होता है, तो अगर बहुत ही शॉर्ट में लॉबिंग समझाओ तो आप ऐसा समझ लो कि अपने हिसाब से रूल्स और पार्लियामेंट्री डिसीजंस को चेंज करने के लिए जब पैसों का इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए, तो उसे लॉबिंग कहा जाता है और यूएसए में लॉबिंग को लीगल भी माना जाता है। अब इन गवर्नमेंटल टाइज का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ इंडिया लेकिन दुनिया भर के कुछ और देशों को ये दो कंपनीज दबाने की कोशिश करती है और उन्हें मार्केट में एंट्री करने से रोकती है। अब इस एंट्री को रोकने के लिए भी दो ऐसे फैक्टर्स है जो इन दो कंपनीज की मदद कर रही है। पहला है प्लेन डेवलपमेंट कॉस्ट। दोस्तों, ऑब्वियसली एक प्लेन बनाना कोई सस्ती बात है नहीं, लेकिन स्पेशली अगर हम पैसेंजर सेगमेंट्स के प्लेन की बात करें, अगर हम जेट लाइनर्स की बात करें, तो उन्हें डेवलप करना बहुत बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 10 से लेकर $15 बिलियन के बीच में एक एवरेज प्लेन को डेवलप करने की कॉस्ट है। अगर हम आज के डेट की बात करें, अगर हम एयरबस A380, ड्रीम लाइनर जैसे प्लेन्स की बात करें, तो इनके डेवलपमेंट में $20 बिलियन से भी ऊपर का स्पेंडिंग हुई है और ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। इसके बाद में टेस्टिंग, अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बनाना, टेक्नोलॉजीज, रिसोर्स एलोकेट करना, इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि एक प्लेन को जीरो से लेकर कमर्शियली अवेलेबल बनाने तक किसी भी कंपनी को $30 to $35 बिलियन की स्पेंडिंग आज के डेट में करनी पड़ेगी और ये भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। किसी छोटे देश के अंदर कोई एवरेज कंपनी अगर है तो वो $40 to $45 बिलियन रिस्क पे नहीं लगा सकती एक ऐसे वेंचर के लिए, और इसके कारण वैसे भी ट्राई करने वाली कंपनीज भी कम है जो एटलीस्ट अटेम्प्ट करे कि वो एक बड़ा पैसेंजर जेट बनाकर दिखाए। और जिन्होंने बड़ा पैसेंजर जेट बनाया या फिर किसी ऐसे सेगमेंट में प्लेन बना दिया जिसके कारण बोइंग या एयरबस की डिओपोली को खतरा हो सकता है, तो उन्हें क्रश कर दिया गया। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे हमारे सेकंड फैक्टर में, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसे कार्टेल क्यों कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, एयरबस और इससे भी ज्यादा बोइंग, इन दोनों कंपनीज के पास में अपनी अपनी गवर्नमेंट्स पॉकेट में है, तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे रिस्ट्रिक्शंस
और लॉ चेंजेस कर सकते हैं किसी कंपनी को कंपटीशन में आने से रोकने के लिए। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐसा काम करता है कि स्पेशली जो यूएसए की गवर्नमेंट है और यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट है, इनके जो एविएशन पॉलिसी बनाने वाली बॉडीज है, इनका ग्लोबल डोमिनेंस है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हम कुछ बड़ी कंट्रीज को छोड़ दे, इंडिया, चाइना, कनाडा, रशिया, इन कंट्रीज को अगर हम छोड़ दे, तो इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज आज दुनिया में मौजूद है वो FAA या यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मानती है। अगर FAA ने कह दिया कि ये प्लेन सेफ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यूएसए के अंदर की कंपनीज इन्हें यूज करना बंद कर देगी, लेकिन दुनिया भर में इसका स्नोबॉल इफेक्ट होगा। सेम चीज यूरोपियन यूनियन के साथ में है। अगर वो किसी भी रीजन के कारण किसी भी कंपनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो कई सारी छोटी कंपनीज जिनके खुद के ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं है, वो उनके रूल्स को मानती है और एक दो कंट्री के डिसीजन के कारण एटलीस्ट 80 to 85% कंट्रीज सेम डिसीजन को फॉलो करने लगती है। यानी आप समझ सकते हो कि इन गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों कंपनीज ने पास्ट में कुछ दूसरे कॉम्पिटिटर्स को सक्सीड होने से रोक दिया है। पहले बात करते हैं स्मॉल पैसेंजर जेट सेगमेंट की। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक छोटे रूट्स पर प्लेन उड़ाना अनप्रॉफिटेबल था, क्योंकि छोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते कंपेयर टू बड़े एयरक्राफ्ट। इसलिए बोइंग, एयरबस दोनों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन बॉम्बार्डियर जो एक कैनेडियन कंपनी है, जो पहले छोटे प्लेन्स, ट्रेन्स वगैरह बनाया करती थी, इन्होंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि छोटे प्लेन्स का मार्केट बढ़ते इंजन एफिशिएंसी के साथ में आगे बढ़ेगा, और अकॉर्डिंगली इन्होंने एक छोटा प्लेन डेवलप करना शुरू कर दिया एयरबस, बोइंग के पहले। और जब तक ये डेवलप हुआ, तब तक दुनिया भर में स्पेशली कई सारे जो बजट कैरियर्स है, उन्हें एक छोटे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, और इन्होंने बहुत बड़े स्केल पर प्री ऑर्डर्स कर दिए। और ऑब्वियसली बोइंग और एयरबस को समझ में आ गया कि एक नया मार्केट सेगमेंट जो खुल रहा है, उसके अंदर कोई कॉम्पिटिटर अभी मार्केट शेयर ले लेगा, और ऑब्वियसली ये वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोइंग ने यूएस गवर्नमेंट को कहा कि बॉम्बार्डियर प्रेडेटरी प्राइसिंग का इस्तेमाल कर रही है, ज्यादा ही सस्ते कीमतों पर ये लोगों को प्लेन बेच रही है ताकि वो मार्केट पोजीशन अक्वायर कर ले, और ये इलीगल है। और कहा कि 80% इंपोर्ट टैक्स बॉम्बार्डियर पर लगाया जाए, और यूएसए ने बॉम्बार्डियर पर 300% का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, जिसके कारण बॉम्बार्डियर ने जितने पैसे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाए थे वो सारे वेस्ट हो गए, ऑर्डर्स आना कम हो गए, और ये कंपनी ऑलमोस्ट डूबने के पास आ गई थी अपने C सीरीज प्लेन के कारण। लेकिन उसी समय एयरबस ने इस प्रोजेक्ट के अंदर 50.1% स्टेक खरीद लिया, और बाद में नॉमिनल मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शुरू करते हुए इस सीरीज को बचा लिया। यानी बॉम्बार्डियर का प्रोजेक्ट तो बच गया, लेकिन फिर से ये पूरी प्रोजेक्ट इन डिओपोली वाली कंपनीज में से एक के पास चला गया, और एक नया कॉम्पिटिटर उभरता हुआ हमें नहीं नजर आया, और एयरबस ने बाद में इस प्लेन का नाम भी चेंज कर दिया। अगला एग्जांपल अगर हम चाइना का देखें, तो चाइना ने भी कोमैक नाम की कंपनी के द्वारा 2 पैसेंजर जेट्स बनाए। 7 साल से ज्यादा के डेवलपमेंट में इन प्लेन्स को काफी ज्यादा टेस्ट किया गया, कई सारे रूट्स पर इन्हें चलाया गया, और इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन 7 साल के कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस होने के बावजूद आज तक ये कंपनी सिर्फ 20 प्लेन्स भेज पाई है, और वो भी कुछ चाइना की गवर्नमेंट एयरलाइंस ने खरीदी है। FAA जो यूएसए की बॉडी है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने कई बार इस प्लेन को रेगुलेशंस पास होने से रोका, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट्स में ये कंपनी डोमिनेट हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है इनके और बोइंग, एयरबस के एयरक्राफ्ट के अंदर। यानी इन्हें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करते हुए रोक दिया गया, और यहाँ पर भी जो अरबों रुपए इन्वेस्ट किए गए थे वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए। एम्ब्रेयर जो एक ब्राजीलियन कंपनी है, इन्होंने भी इस तरीके का एक छोटा प्लेन बनाया था, और बोइंग ने फिर से गवर्नमेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें गिराने की कोशिश की। फाइनली वो मित्सुबिशी इस जापानीज कंपनी ने खरीद लिया, और 7 साल के क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद और 250 से ज्यादा प्री ऑर्डर्स होने के बावजूद भी इस कंपनी के प्लेन को अब तक FAA ने अप्रूवल नहीं दिया है। कई सारी चीजों के कारण रोक रखा है, जबकि मित्सुबिशी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्लेन के साथ में बहुत स्ट्रांग रहा है, और कोई भी कारण ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिसके कारण FAA ने फेल करे। और इसी समय दूसरी तरफ बोइंग 737 मैक्स जो 2 से ज्यादा क्रैशेस करवा चुका है, कई सारे लोगों की जान ले चुका है, उसे 1 साल के समय में फिर से FAA के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया, और आज 737 मैक्स फिर से एयरलाइंस लेकर फ्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये दोनों कंपनीज किसी भी कॉम्पिटिटर को मार्केट के अंदर आने नहीं देती। अब इंडिया यहाँ पर कैसे फिट हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है, वो हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि इंडिया प्लेन्स नहीं बना सकता, हमारे पास में कई सारे छोटे मिलिट्री, ट्रांसपोर्ट, सी प्लेन्स, ये सारे बनाने की कैपेबिलिटी है, और इसकी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इंडिया में अच्छा खासा काम कर रही है, और इन सेगमेंट्स के अंदर हमने प्लेन्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। लेकिन जो पूरे एविएशन मार्केट की गोल्ड माइन पैसेंजर सेगमेंट प्लेन्स है, बड़े वाले प्लेन्स है, वो जिस दिन इंडिया बनाता है उस दिन इन दोनों कंपनीज के टारगेट पर आ जाएगा।
एक सॉल्यूशन इंडिया के पास में ऐसा है कि जो स्मॉल पैसेंजर सेगमेंट है, जो छोटी डिस्टेंस फ्लाइंग सेगमेंट आज बढ़ते जा रही है, उसके अंदर इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में अपना हाथ आजमा सकता है। अफ्रीका या कुछ छोटे आसपास के देशों में इंडिया कुछ चीजें ट्राई कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़े रिसोर्स इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी सामने आती है जो इंडिया को एविएशन मार्केट में एडवांटेज भी देगी, लेकिन आज जिस तरीके से हमारा सिचुएशन है बिजनेस के हिसाब से, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के हिसाब से और पॉलिटिकली, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो रिसोर्सेस इस तरीके की प्लेन को डेवलप करने के लिए चाहिए, अगर आज गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में या कोई पीएसयू बनाकर इन्वेस्ट करता है, कई सारे सवाल इसके ऊपर उठेंगे। फेवरिज्म, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लॉन्ड्रिंग, लॉबिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर फैक्टर बनेगी, जिसके कारण क्रिटिसिज्म बहुत बड़े स्केल पर होगा और गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी। अगली बात है ग्लोबल सपोर्ट। कोई भी बड़ा पैसेंजर जेट एटलीस्ट आज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ में अगर बनाया जाए तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक ग्लोबल एविएशन मार्केट के अंदर उसे लोग अडेप्ट नहीं करते। यानी इंडिया के बाहर भी ये प्लेन बड़े स्केल पर बिकना चाहिए, तब जाकर इसे सक्सेसफुल कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा हम सब जानते हैं कि बाहरी देशों से ये करवाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए कई सारे नए रूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, नए रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक अलग लेवल पर पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन अगर कहूँ तो ना सिर्फ इंडिया लेकिन जो दुनिया भर के बाकी बड़े देश हैं, वो दो प्लेयर्स के कारण और दो गवर्नमेंट्स के कारण एविएशन मार्केट में एंटर करने से रोके जा रहे हैं और फिलहाल इस ओपन कार्टेल के कारण एविएशन मार्केट में एक डिओपोली मेंटेन्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।